Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss cases under misrepresentation. So let's get started. तो यहाँ पे अब फर्स्ट केस है पॉजिटिव असर्शन ऑफ अनवारंटेड स्टेटमेंट्स ऑफ मटेरियल फैक्ट्स बिलीविंग देम टू बी ट्रू। अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव असर्शन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को बताती है कि वो एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, और उस स्टेटमेंट को बनाने के पीछे उसके पास कोई भी रीज़न नहीं होता, मतलब कोई ऐसा फैक्ट उसके पास नहीं है जिससे वो उस असर्शन को प्रूव कर पाए। तो वो अनवारंटेड स्टेटमेंट बन जाती है कि उस स्टेटमेंट को मेक करने के पीछे उसके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है देने के लिए दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो ऐसा बिलीव कर लेती है कि वो जो पॉजिटिव असर्शन दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने उसको मेक करी है वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और इसी बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसको भी हम मिस रिप्रेजेंटेशन का केस ही मानते हैं। तो अब इसी स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं ए एंड बी, और अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें यहाँ पे ए जो है वो ये बोलता है कि ए के पास एक लैंड है जिसमें 10 क्विंटल्स ऑफ वीट जो है वो प्रोड्यूस हो पाता है एक साल के अंदर। तो अब यहाँ पे बी जो है वो इसी स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो चाहता है कि वो अब ए से उसकी लैंड जो है वो परचेज कर ले। लेकिन अब ये जो पॉजिटिव असर्शन ए ने मेक करी ये एक्चुअली ऐसा नहीं था। यहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन क्या थी? believes it to be true but land only produces 7 quintals of wheat originally। अब यहाँ पे बी ने तो इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया, लेकिन एक्चुअली उस लैंड पे सिर्फ 7 क्विंटल्स ऑफ वीट ही पर एनम प्रोड्यूस होता था। तो अब इसीलिए यहाँ पर ऐसा माना जाएगा कि ए ने जो है वो मिस रिप्रेजेंट किया किसी स्टेटमेंट को ताकि बी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। और अब यहाँ पे ए ने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया, उसने राउंड ऑफ करके बता दिया ऐसा हो सकता है कि वहाँ जो लैंड है उस पर 10 क्विंटल्स ऑफ वीट जो है वो पर एनम प्रोड्यूस हो जाता है। और इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए उसके पास कोई रीज़नेबल ग्राउंड नहीं है कि उसने ये स्टेटमेंट जो है वो क्यों मेक करी। और बी ने भी यहाँ पर यही स्टेटमेंट के बेसिस पे, इसी पॉजिटिव असर्शन के बेसिस पे बी ने भी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना अग्री कर लिया। तो इसको भी हम यही मानेंगे कि यहाँ पर ए ने जो है वो मिस रिप्रेजेंट किया है किसी भी एक मटेरियल फैक्ट को जिस पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म होना था। तो अब यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव असर्शन जो है, जो भी कोई स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी पार्टी को एंटर करवाने के लिए, तो वो जो पॉजिटिव असर्शन है वो कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। जैसा यहाँ पे ए ने राउंड ऑफ करके बता दिया कि 10 क्विंटल्स ऑफ वीट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है उस लैंड पर, लेकिन एक्चुअली सिर्फ 7 क्विंटल्स ही प्रोड्यूस होता है। तो उसको स्पेसिफिकली ये बताना था कि 7 क्विंटल्स ही प्रोड्यूस होता है, उसको कोई राउंड ऑफ फिगर या फिर एवरेज में ये नहीं बताना था कि वहाँ पे 10 क्विंटल्स ऑफ वीट जो है वो प्रोड्यूस कर लेती है वो लैंड। तो इसीलिए कोई भी पॉजिटिव असर्शन जो है वो नो जनरल स्टेटमेंट, कोई भी जनरल स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, वो एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल होनी चाहिए वो स्टेटमेंट, ताकि दूसरी पार्टी को सारे मटेरियल फैक्ट जो हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो क्लियर हो जाए और उसके बाद ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए अपना अग्रीमेंट दे। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अब इसका सेकंड केस डिस्कस करते हैं जो है ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट बाय मिसलीडिंग द अदर टू हिज प्रीजुडिस। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मिसरिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, मतलब यहाँ पे कोई भी जो ऑब्लिगेशन एक कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करना था वो दूसरी पार्टी ने जो है वो परफॉर्म नहीं किया, और इससे क्या हो रहा है कि उस पार्टी को जिसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है, मतलब कोई भी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करी है किसी कॉन्ट्रैक्ट की, तो उस केस में क्या हो रहा है, उसको कोई एडवांटेज हो रहा है उस पार्टी को वो नॉन परफॉर्मेंस करने से। और यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है वो मिसलीड हो रही है इसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से। तो इसको भी हम मिस रिप्रेजेंटेशन ही मानेंगे कि पहले उसने जो है पूरे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए और बाद में उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया, मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशंस थी वो परफॉर्म करने से मना कर दिया, और इससे दूसरी पार्टी को कोई नुकसान हो रहा है और उस पार्टी को ब्रीच ऑफ ड्यूटी करने से फ़ायदा हो रहा है।
तो इस केस में भी मिस रिप्रेजेंटेशन ही माना जाएगा दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की तरफ से। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना है। अब किस पर है वो कॉन्ट्रैक्ट? ए जो है वो अपना बिजनेस सेल करना चाहता है बी को, और वो उसको ये बताता है कि उसके बिजनेस से उसको मंथली जो है वो 50,000 की सेल्स हो जाती है। और इसी फैक्ट पे बी जो है वो कंसिडर करता है कि उसको इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है और ए का जो बिज़नेस है वो उसे परचेज करना है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि ये जो नेगोशिएशन है वो 6 मंथ्स तक चलता है इन दोनों के बीच में। अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ नेगोशिएशन ही चल रहा है। तो अब क्या होता है, 6 मंथ्स लेटर अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बी को पता चला है कि ए उसे जो है वो ऑफर मेक कर रहा है कि वो उसको अपना बिजनेस सेल करेगा, जिसमें मंथली जो है उसे 50,000 रुपीज़ की सेल जो है वो हो जाती है। तो अब यहाँ पे 6 मंथ लेटर क्या होता है कि उसकी जो 50,000 की सेल्स है वो अब 30,000 ही रह जाती है पर मंथ के बेसिस पे। तो यहाँ पे 6 मंथ लेटर जो है वो ए उसको अनइंटेंशनली जो है वो उसको डिस्क्लोज नहीं करता कि जो उसकी जो सेल्स है वो ड्रॉप हो गई है, पर मंथ सेल्स अब ड्रॉप हो गई है, तो वो ये बी को नहीं बताता। तो इस केस में भी यहाँ पे ए जो है वो ए अनइंटेंशनली कीप्स क्वाइट, मतलब यहाँ पे ए जो है बी को ऐसा नहीं बताता कि उसकी सेल जो है वो ड्रॉप हो गई है। तो इसको हम कहते हैं कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मिस रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे भी ए ने मिस रिप्रेजेंट किया किसी भी मटेरियल फैक्ट को जिसपे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म होना था। तो इस केस में अब यहाँ पे बी ने जो है वो साइन नहीं किया था अभी कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी बी के पास जो है वो राइट टू रेसिंड है कि अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर होने से मना कर सकता है। बी यहाँ पे ऐसा बोल सकता है कि ए ने उसको पूरे फैक्ट्स जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए, मिस रिप्रेजेंट किया है कुछ, इसीलिए अब बी जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना चाहता, क्योंकि ए ने उसको अनइंटेंशनली ही सही लेकिन उसको कुछ नहीं बताया था। तो तब भी हम इसको मिस रिप्रेजेंटेशन ही मानेंगे और बी के पास यहाँ पे राइट टू रेसिंड टू द कॉन्ट्रैक्ट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर सकता है। तो अब इसका नेक्स्ट केस देखते हैं। तो लास्ट केस है इसमें कॉजिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर इनोसेंटली। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसी बेसिस पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्म होता है। तो अब यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है सब्जेक्ट मैटर में ही इनोसेंटली, मतलब जानबूझ के वो मिस्टेक जो है वो मेक नहीं करी गई है सब्जेक्ट मैटर को लेकर, वो अनइंटेंशनली या इनोसेंटली हो गई है। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे फिर से ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना है और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। यहाँ पे भी हम फिर से मान लेते हैं 50 क्विंटल्स ऑफ वीट जो है वो ए बी को सेल करना चाहता है, और यहाँ पे वो कहता है, इसी के साथ वो एक स्टेटमेंट मेक करता है कि नो सल्फ़र यूज्ड इन कल्टीवेशन, मतलब वीट की कल्टीवेशन में सल्फ़र का यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन अब ऐसा स्टेटमेंट जो है वो ए इनोसेंटली मेक करता है बी को, उसे नहीं पता होता कि एक्चुअली यूज़ हुआ भी है सल्फ़र की नहीं यूज़ हुआ। तो अब इस केस में क्या होता है कि एक्चुअली उस लैंड पर जिसमें से ए जो है वो बी को वीट 50 क्विंटल्स ऑफ वीट जो है वो देना चाहता है, उस लैंड पर एक्चुअली वो 200 एकर्स ऑफ लैंड है और उसमें से 5 एकर्स ऑफ लैंड पे सल्फ़र जो है वो यूज़ हुआ है। तो अब इस केस में ए को यहाँ पे नहीं पता है ये फैक्ट या फिर कोई भी ऐसी रीज़न है इसके पीछे, तो यहाँ पे ए जो है उसने इनोसेंटली ही जो सब्जेक्ट मैटर है उसके जो फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं, और यहाँ पे ए से एक मिस्टेक हो रही है जो कि ए ने जानबूझकर नहीं की है। तो इस केस में अब यहाँ पे बी जो है वो ऐसा भी बोल सकता है कि वो जो है अब उसके जो 50 क्विंटल्स ऑफ वीट हैं वो परचेज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे ए ने बोला था कि नो सल्फ़र यूज्ड है कल्टीवेशन में उन वीट की, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे 5 आउट ऑफ 200 एकर्स ऑफ लैंड पे सल्फ़र यूज़ हुआ है, और इसी वजह से, इसी फैक्ट की वजह से बी जो है वो अब उसके 50 क्विंटल्स ऑफ वीट जो है वो परचेज़ नहीं करना चाहता, और इसको भी यहाँ पे ए का मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स ही माना जाएगा। तो इन्हीं तीनों कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि एक पार्टी ने कुछ मिस रिप्रेजेंट किया है दूसरी पार्टी को, और यहाँ पे दूसरी पार्टी जो है
यहाँ पे जो हमने देखा यूजुअली बी जो है उसके पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से मना कर सकता है, उसके पास राइट टू रेसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आई होप आप इन तीनों केसेस को सही से समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम असेंशियल्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।